ओके, ठीक है, अब मैं चालू कर रहा हूँ। तो बेसिकली सबको स्क्रीन दिख रही है ना? तो देखो, हम लोगों ने अब तक पढ़ लिया है, हम लोग लास्ट क्लास में पीएच के बारे में पढ़ रहे थे। तो पीएच होता क्या है, तो उसके बारे में एक चीज और है जो मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ। तो वो है ये, एक सेकंड यार। देखो, तो पीएच होता क्या है? तो पीएच पेपर जो होता है ना, पीएच पेपर ये पता करता है कि आपका जो सॉल्यूशन है, पीएच पेपर क्या पता करता है, ध्यान से देखो। पीएच पेपर ये पता करता है कि आपका जो सॉल्यूशन है उसमें कितने हाइड्रोजन आयंस है, आपका जो सॉल्यूशन है उसमें कितने हाइड्रोजन आयंस है। पीएच पेपर का काम होता है ये चीज पता करना, है ना? तो पीएच क्या पता करता है कि आपका जो सॉल्यूशन है उसमें कितने हाइड्रोजन आयंस है। तो पीएच हमें यह बताता है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। तो अपनी कॉपी में एक इस लाइन को लिख लो कि पीएच इज ए मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन द सॉल्यूशन। द मोर द हाइड्रोजन आयंस, द लोअर द पीएच, द मोर एसिडिक द सॉल्यूशन। ये टॉपिक हमने परसों भी कवर कर लिया था कि जितना कम पीएच होता है ना, उतना ज्यादा एसिडिक आपका सॉल्यूशन होता है। और पीएच क्या होता है, एक्चुअली इस पीएच को ऐसे लिखा जाता है, पी और एच अलग। तो पीएच क्या बताता है कि आपके कितने ज्यादा हाइड्रोजन आयंस हैं। तो एक बार इस डेफिनेशन को अपनी कॉपी में लिख लो कि पीएच स्केल is used to classify solution as acids or bases. It is a measure of amount of hydrogen ions in a solution, and the more the hydrogen ion, the lower will be the pH, the more acidic the solution. इन दो लाइंस को अपनी कॉपी में जल्दी लिख लो एक बार, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तब तक एक आध लोग और आ रहे हैं, वो भी जुड़ जाएंगे। और ये चैट में जिसने भी मैसेज लिखा है, प्लीज इसको, है ना, तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ो, वरना तुम लीव कर सकते हो, है ना? तो पीएच स्केल होता क्या है? पीएच स्केल ये क्लासिफाई करने के काम आता है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है, आपके सॉल्यूशन में कितने ज्यादा हाइड्रोजन आयंस हैं, और जितना आपका कम पीएच होगा उतना आपका सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा। ठीक है? और पीएच स्केल तुम्हारी दिखने में इस तरीके से होती है। तो अगर तुम किसी सॉल्यूशन में अपना पीएच पेपर डालोगे ना, तो उस पीएच पेपर का जो कलर है वो चेंज हो जाता है ना? पीएच पेपर का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। तो 7 पे अपना क्या आता है? 7 पे होता है न्यूट्रल, 7 से कम है तो एसिडिक, 7 से ज्यादा है तो अल्कलाइन, या फिर उसको हम बोलते हैं बेसिक। तो 7 से ज्यादा है तो बेसिक, 7 से कम है तो एसिडिक, है ना? जितना आपका पीएच कम होगा उतना ज्यादा आपका एसिडिक कैरेक्टर होगा, और जितना आपका पीएच ज्यादा होगा उतना आपका बेसिक कैरेक्टर होगा, है ना? इस चीज को याद रखना कि एसिडिक कैरेक्टर जो होता है ना, वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच होता है। तो जितना पीएच कम होता है उतना एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, और जो आपका बेसिक कैरेक्टर होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएच होता है। मतलब जितना पीएच ज्यादा होता है उतना आपका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होता है ना? किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। तो पीएच अपना सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। तो पीएच क्या करता है? पीएच पेपर का कलर चेंज हो जाता है, और उस कलर चेंज से पता पड़ता है कि अपना जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, बेसिक है कि न्यूट्रल है ना? किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। सर एक बार पिछली स्लाइड देखनी है। हाँ हाँ, ये देख लो। देख किसने गाली लिखी, किसने? पता कैसे करो कौन है? ये है ना पूर्वेश। नाम पता नहीं पड़ रहा है। पूर्वेश क्या है? पूर्वेश है, पूर्वेश।
और पूर्वेश लिखा हुआ है। हाँ देखो, जिसको क्लास अटेंड करनी है ना अगली बार से वही अटेंड करना है ना, कोई जरूरी नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है ना, ये सब तुम यहाँ पे मत करो, है ना, मेरा मूड खराब होता है। जिसको अटेंड करनी है अगली बार से वही अटेंड करना, कोई जरूरी नहीं है ना। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये अपना पीएच हो गया, और पीएच पेपर इस तरीके से होता है। अपनी क्लास होती तो मैं तुम्हें पीएच पेपर दिखाता, ये एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हैं, कोई इतना हाईफाई एक्सपेरिमेंट नहीं है। अच्छा, एक इस चीज को लिख लो, हमारे कोर्स में ना 2 इंडिकेटर्स और भी हैं, एक मिथाइल ऑरेंज है और एक फिनोल्फथालीन है। तो मिथाइल ऑरेंज आपका बेसिकली ऑरेंज कलर का होता है। तो शुरू में तो क्या होता है, ये न्यूट्रल। तो अगर आप उसमें एसिडिक ड्रॉप डालोगे तो आपका सॉल्यूशन कौन से कलर का हो जाएगा, लाल कलर का। और अगर आपने उसमें बेस की ड्रॉप डाली तो वो कौन से कलर का हो जाएगा, येलो कलर का। तो इन दोनों के बारे में लिख लो, ये आपकी एक्टिविटी का पार्ट है, अपने सिलेबस में जो एक्टिविटीज हैं उनका पार्ट है। तो अगर मिथाइल ऑरेंज में न्यूट्रल मतलब ऑरेंज, और अगर उसमें ड्रॉप डालने पे रेड हो गया तो एसिडिक, येलो डालने पे और अगर बेस डालने पे येलो हो गया तो वो आपका बेसिक हो जाएगा। तो इस चीज को अपनी कॉपी में लिख लो, है ना। तो आपने इंडिकेटर्स की डेफिनेशन हाँ, शुरू में लिखवाई थी ना, वो तुम्हें लिखी नहीं। मैं आप वापस आता हूँ स्लाइड पे, वापस आ जाता हूँ, एक बार इसको लिख ले, मिथाइल ऑरेंज को। ठीक है, वैसे जनरली एसिडिक मतलब रेड ही है अपना, वो भी रेड ही था लिटमस पेपर वाला। और नेक्स्ट है आपका फिनोल्फथालीन। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में ये कलरलेस होता है। अगर आपने इसमें एसिड की ड्रॉप डाली तो इसके कलर में कोई बदलाव नहीं आएगा, इट विल रिमेन कलरलेस ओनली। लेकिन अगर आपने बेस की ड्रॉप डाली तो ये कौन से कलर का हो जाएगा, तो ये पिंक कलर का हो जाएगा। इन दोनों को लिख लो, ये तुम्हें याद करना है ना, इसके पीछे कोई केमिस्ट्री तुम्हें याद नहीं करनी है, तुम्हें सिर्फ ये कंसेप्ट याद रखना है कि मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथालीन। तो अपने एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एक कोई सॉल्यूशन है जिसका ड्रॉप मैंने मिथाइल ऑरेंज में डाला, तो आपका मिथाइल ऑरेंज येलो कलर का हो गया, तो पता वो क्या था, बेसिक था। अगर आपका फिनोल्फथालीन है तो इसमें तो खाली यही याद रखना है कि पिंक होने पे बेसिक है, अगर कलरलेस ही रहता है तो एसिडिक है। बस ये कंसेप्ट तुम्हें याद रखना है ना, लिख लो इसको। और फिर मैं इंडिकेटर वाली स्लाइड पे जा रहा हूँ। अगर तुमने इंडिकेटर की डेफिनेशन नहीं लिखी हुई है, ये लिख लो। ये हो गया तुम्हारा। तो 2 मिनट हाँ ठीक है, ये लिख लो, सॉरी लिख लो। ठीक है, तो अब अपन आते हैं इंडिकेटर पे। आप इंडिकेटर के बारे में अगर आपने नहीं लिखा है तो आप लिख लो कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो इंडिकेटर्स ये डिटरमाइन करते हैं कि आपका एसिड है या बेस है। तो इंडिकेटर आपके जनरली तो अपने सिलेबस में है, वो कलर चेंज वाले ही हैं, कि कलर चेंज हो जाता है तो वो वाले इंडिकेटर। एक वो भी आते हैं कि अगर जैसे ना, जैसे आपका वेनिला हो गया या आपका प्याज हो गया, तो उन पे अगर आप ड्रॉप डालते हो तो उनकी स्मेल चेंज हो जाती है। तो एक आपके स्मेल वाले भी आते हैं, एक आपके कलर वाले भी आते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में कलर वाले ही है ना। ठीक है, तो ये हो गया अपना इंडिकेटर के बारे में। तो इंडिकेटर, एक तो लिटमस पेपर के बारे में पढ़ना है ना, लिटमस तो पेपर। डेफिनेशन लिख लें क्या? अच्छा, लिखनी है तुम्हें? ओके, एक सेकंड ना। तो मैं लेट जाऊँ और हाँ लिख लो, लिख लो। ठीक है, ये लिख लो। और फिर ना एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन पढ़ो, तुम्हारी स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, सब पढ़ो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, सोचो। सर क्योंकि अगर एसिड देखो हुआ तो कोई कलर चेंज होगा ही नहीं रेड लिटमस का। और हाँ करेक्ट। व्हाई डू यू थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू टेस्ट एन अननोन सब्सटेंस विद व्हाट टाइप ऑफ लिटमस? मतलब आपको दोनों लिटमस टेस्ट करना सर क्यों अगर जरूरी है? किसी एक से नहीं हुआ तो दूसरे से हो जाएगा। हाँ करेक्ट, क्योंकि अगर वो पानी हुआ तो फिर कैसे पता पड़ेगा, है ना। वो न्यूट्रल हुआ तो दिक्कत है। तो आपको दोनों टेस्ट करने चाहिए, ब्लू लिटमस रेड भी करना चाहिए सर और दोनों रेड से लिटमस नहीं ब्लू होगा भी तो करना फिर चाहिए। न्यूट्रल। सर दोनों से ही नहीं हुआ तो न्यूट्रल। हाँ, अगर मतलब ब्लू लिटमस रेड नहीं हो रहा है, रेड लिटमस ब्लू नहीं हो रहा है, तो फिर न्यूट्रल हुआ ना। इसलिए दोनों दोनों लिटमस टेस्ट करने चाहिए। ठीक है, एक ये डेफिनेशन लिख लो अपनी कॉपी में, स्ट्रेंथ वर्सेस कंसंट्रेशन,
है ना। अब पहले इनको समझ लो कि इन दोनों का मतलब क्या है, स्ट्रेंथ का मतलब क्या है और कंसंट्रेशन का मतलब क्या है। तो स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि आपका जो एसिड या बेस है वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है ना। स्ट्रेंथ का मतलब है कि आपका जो एसिड या बेस है वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है। और याद है परसों मैंने तुम्हें स्ट्रांग की क्या डेफिनेशन लिखवाई थी, जो डिसोसिएट क्विकली हो जाता है, जो डिसोसिएट क्विकली हो जाता है वो आपका ज्यादा स्ट्रांग एसिड होगा या ज्यादा स्ट्रांग बेस होगा। तो कोई तुम्हें पूछे कि स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है, तो स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि आपका एसिड या बेस कितना ज्यादा स्ट्रांग है। और स्ट्रांग का मतलब आपका एसिड या बेस कितना जल्दी डिसोसिएट हो जाता है, क्योंकि एसिड अगर डिसोसिएट होगा तो आपका H+ आयन बनेगा, बेस अगर डिसोसिएट होगा तो आपका हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा। तो स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, तो यहां से लिख लो। तो स्ट्रेंथ रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द एसिड बेस टू डिसोसिएट इन सॉल्यूशन। पहले स्ट्रेंथ के बारे में लिख लो, फिर मैं आपको कंसंट्रेशन के बारे में लिखवाता हूं। लिख लो स्ट्रेंथ के बारे में जल्दी एक बार, है ना। तो कई लोगों को लगता है कि स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन दोनों सेम है, सेम नहीं होते, दे डू नॉट मीन द सेम थिंग। तो क्या डिफरेंस है मैं लिखवा रहा हूं, पहले स्ट्रेंथ के बारे में लिख लो। तो स्ट्रेंथ रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द एसिड बेस टू डिसोसिएट इन सॉल्यूशन। जो आसानी से टूट जाएगा वो आपका स्ट्रांग है, जो नहीं टूटेगा वो आपका वीक है। तो स्ट्रांग स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि आपका एसिड बेस कितना स्ट्रांग है। और फिर मैं कंसंट्रेशन पे आता हूं। लिख लिया स्ट्रेंथ की डेफिनेशन, लिख लो सब अपनी कॉपी में कि स्ट्रेंथ रिफर्स टू द एबिलिटी टू डिसोसिएट इन सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैं आता हूं कंसंट्रेशन पे। अब देखो आप कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है। तो कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि मान लो आपके पास एक बीकर ये है, आपके पास एक बीकर ये है, और इस केस में मान लो कि अपने पास इसमें 1 लीटर वाटर है, मतलब 1 लीटर H2O है, और इसमें आपका सर एग्जिट हो गए थे। अरे नहीं नहीं यार, कंप्यूटर कनेक्शन रख, एक तो वैसे ही उस लड़के ने दिमाग खराब कर दिया, सॉरी यार, है ना। अब सुनो, तो आपके पास दो सॉल्यूशन, एक में 1 लीटर H2O है, एक में ½ लीटर है। अब मान लो कि मैं दोनों में बराबर एसिड डालता हूं। मान लो इसमें भी मैंने 2 मिलीलीटर एसिड डाला, इसमें भी मैंने 2 मिलीलीटर एसिड डाला, लेकिन ध्यान से देखना, इसमें जो H+ आयन होंगे ना, वो मान लो 4 H+ आयन है, तो इसमें 4 H+ आयन कम वाटर में होंगे, इसमें ये 4 H+ आयन दूर दूर होंगे। तो ये जो होगा ना, इसको हम बोलते हैं डाइल्यूटेड। इसमें आपका क्या है, डाइल्यूशन कर दिया। और ये आपका कंपेयर करो तो ये आपका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। ये आपका क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें कम सॉल्यूशन में ज्यादा हाइड्रोजन आयन है, इसमें आपके हाइड्रोजन आयन दूर दूर है, मतलब दे आर फार अवे। तो अगर तुम इन दोनों का पीएच मेजर करोगे ना, तो इसका पीएच कम आएगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा है ना। कंसेप्ट को ऐसे समझो कि जो दूसरा वाला सॉल्यूशन है ना, ये कंसेंट्रेटेड है, पहला वाला डाइल्यूट है। डाइल्यूट में क्या होता है, आपके जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो दूर दूर होते हैं। कंसेंट्रेटेड में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन पास पास होते हैं। तो याद रखना कि अगर हम एसिड की बात करें तो कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन का जो पीएच होता है वो डाइल्यूटेड से ज्यादा होता है। तो कंसेंट्रेशन का मतलब क्या है, एक बार आप डेफिनेशन पढ़ो। तो रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ एसिड बेस डिसॉल्व इन सॉल्यूशन, है ना। तो अगर मान लो आपके पास 2 कंटेनर है, एक में 2 लीटर पानी है, एक में 1 लीटर पानी है, और दोनों में आपने बराबर एसिड डाला, तो जो 2 लीटर वाला होगा ना उसका एसिडिक कैरेक्टर कम होगा, और जो 1 लीटर वाला होगा ना उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, है ना। तो कंसंट्रेशन ये बताता है कि आपके सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस कितने पास पास है। अगर आपका सॉल्यूशन बहुत ज्यादा है तो हाइड्रोजन आयन दूर दूर होंगे, अगर आपका सॉल्यूशन कम है तो आपके हाइड्रोजन आयन पास पास होंगे। तो स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, तो उसका पीएच डिफरेंट आएगा। हाँ डिफरेंट आएगा। ये मैंने कई जगह देखा है, लिखा होता है कि पीएच सेम आएगा, नहीं नहीं नहीं, पीएच इस केस में डिफरेंट आएगा। याद रखना, अगर आप किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हो ना, जैसे मान लो कि कोई एसिड है और उस एसिड का पीएच मान लो 2 है, ठीक है, अगर आपने उसमें पानी डाल दिया तो आपका एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, तो आपका जो पीएच है वो बढ़ जाएगा, है ना। तो डाइल्यूट करने पे अपना पीएच बढ़ता है। तो अगर तुम्हें नहीं पता है तो इस लाइन को अपनी कॉपी में लिख लो कि ऑन डाइल्यूटिंग pH of a solution increases। इस लाइन को याद रखना, है ना। तो स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन सेम नहीं होता है। स्ट्रेंथ का मतलब है
कि आपका एसिड और बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन कितना आसानी से अलग हो सकता है। और कंसंट्रेशन का मतलब है कि आपके हाइड्रोजन आयन कितने पास पास है। जितने हाइड्रोजन आयन पास पास होंगे उतना आपका पीएच कम होगा, उतना आपका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। ठीक है, हाँ पूछो। सर कंसंट्रेशन की डेफिनेशन क्या है? पर यूनिट वॉल्यूम में कितने हाँ, आयंस हैं पर यूनिट हाइड्रोजन? वॉल्यूम लिख लो। कॉन्सेंट्रेशन रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ एसिड बेस, concentration refers to the amount of acid base dissolved in per unit volume of solution, in per unit volume of solution, है ना। तो तुम्हें इन दोनों का कंसेप्चुअल मीनिंग समझ में आया। स्ट्रेंथ मतलब कितना स्ट्रांग है, कंसंट्रेशन मतलब है कितना, मतलब अंदर कितना डाला है तुमने एसिड। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूं। कोई डाउट तो नहीं किसी को इस पे? तो इंडिकेटर्स अपने पास लिटमस हो गया, पीएच हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनोलेक्थिन हो गया, है ना। तो ये अपने पास इंडिकेटर्स हो गए। अब अपन आते हैं रिएक्शंस पे। तो सबसे पहली है अपने पास, वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती क्या है पहले तुम समझ लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है अगर आप किसी एसिड में, मान लो आप कोई बेस मिलाते हो, सपोज करो कि NaOH प्लस आप मिलाते हो HCl। तो इस केस में होता क्या है ध्यान से देखो। तो NaOH जो है वो एक आयनिक कंपाउंड है। वो किससे बना है? सोडियम आयन से और हाइड्रोक्साइड आयन से। और HCl एक आयनिक कंपाउंड है, वो किससे बना है? हाइड्रोक्साइड आयन से, हाइड्रोजन आयन से और क्लोरीन आयन से। तो होगा क्या, जब आप इन दोनों को मिलाओगे ना, तो ये H प्लस और OH माइनस मिलके आपका बना देंगे H2O प्लस, और ये आपका Na और Cl क्या बन जाएगा? ये आपका सॉल्ट बन जाएगा। तो याद रखना, एसिड प्लस बेस या फिर बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस H2O प्लस हीट एनर्जी। याद रखना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस जो होती है ना, वो आपकी एक्सोथर्मिक इन नेचर होती है। वो क्या होती है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है कि इस रिएक्शन में आपकी हीट एनर्जी निकलेगी, इट विल एमिट हीट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है? एसिड प्लस बेस विल गिव सॉल्ट प्लस वाटर। आया समझ में? लिख लो इसको, इस रिएक्शन को, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। और फिर मैं इसकी तुम्हें डेफिनेशन लिखवा देता हूं। तो पहले अपन डेफिनेशन ही लिख लेते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन इज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस दैट टेक्स प्लेस इन वाटर सॉल्यूशन। लिख लो इसको। और यहां पे पता है ये लाइन क्यों लिखी है, वाटर सॉल्यूशन? कोई बता सकता है? वैसे तो अगर आप एसिड बेस को, क्योंकि वाटर जो है वो डिसोसिएट करने में हेल्प करता है, Na को OH से, H को Cl से। ठीक है, तो व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट, द हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम एसिड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्साइड आयंस फ्रॉम बेस, तो आपका क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। ये तीसरी लाइन मत लिखना, हाँ ये डिपेंड करता है। सर ये वाली लाइन समझ नहीं आ रही है। कौन सी वाली? सर ये सेकंड वाली जो है ना, हाँ, व्हेन एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट, वह the hydrogen ions from the acid react with hydroxide ions from the base to form H2O। यही तो हुआ अभी। देख, बेस से मैंने क्या लिया? OH, एसिड से मैंने क्या लिया? H, और OH और H ने मिलके क्या बना दिया? H2O बना दिया। यस सर। ठीक है, और एक और बात याद रखना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हमेशा आपकी एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, तो अब मैं अगला जो तुम्हें दे रहा हूं वो तुम्हें लिखनी है, उसकी इक्वेशन क्या एक होगी? बार न्यूट्रलाइजेशन वापस बता दो ना, ये वाला डेफिनेशन। Neutralization is a chemical reaction between an acid and a base that takes place in a water solution. सर इसके प्रोडक्ट्स क्या होंगे न्यूट्रलाइजेशन के? सॉल्ट और वाटर? Salt और H2O। मैं अगली स्लाइड पे आ ही अच्छा, रहा हूँ ना, मैं आ ही रहा हूँ, और मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ। एक बार एक सेकंड लिखने दो उसको। ठीक है, सर ये सेकंड वाली लाइन लिखनी है क्या, व्हेन एसिड एंड बेस नहीं नहीं रिएक्ट नहीं, वाला? ये बस पहली लाइन लिख लो। ठीक है, अब इनके तुम कंपाउंड्स बनाओ, क्या बनेगा? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, आप बनाओ इसे, क्या कंपाउंड बनेंगे। तो आपका है एक तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, क्या बनेगा बताओ? कोई बोलेगा नहीं, आप सोच के रखो इसका आंसर क्या आएगा। और फिर अगला क्वेश्चन में लिख रहा हूं,
अरे ये जिसका भी ऑडियो चालू है बंद कर दो यार। पहले का क्या आंसर आ रहा है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl क्या बनाएगा सोचो? मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl प्लस plus वाटर। ये बनेगा तुम्हारा MgCl2 MgCl plus प्लस H2O. H2। क्या बताओ? जिंक हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4। जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस plus वाटर। H2O. हाँ लिख लो, सब लोग इसे कॉपी में लिख लो, क्या बनेगा? ZnSO4 plus H2O. तो ये सर आपका बनेगा, हाँ पूछो। सर जब OH माइनस OH के जब सर होल ट्वाइस है सर, वो वाटर कैसे बनाएगा? इतने सारे वो एटम्स हो जाएंगे सर। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे 2 H प्लस है। अब पहले वाले केस में बैलेंस्ड नहीं है, यहाँ पे देखो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देख 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को 2 हाइड्रोजन क्लोराइड लगेंगे फिर, इसलिए तो वो बैलेंस नहीं, इसलिए देखो डाउट हो रहा होगा। नहीं नहीं सर, वो पर जब वाटर में H2O होता है तो सर इतने सारे ये एटम्स मॉलिक्यूल्स चलेंगे इसमें? नहीं मेरे को समझ में नहीं आया, क्या पूछ रहे हो आप? सर जैसे यहाँ OH होल ट्वाइस है तो सर 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों जाएगा। हाँ हाँ, मतलब ये तेरा H2O हो जाएगा ना. जिंक हाइड्रोक्साइड जो है ना, ये टूट जाएगा, तो ये बन जाएगा तेरा जिंक 2 प्लस और 2 हाइड्रोक्साइड आयन निकलेंगे 2H माइनस। एक्चुअली अच्छा तो सर अपने ठीक अपने है। सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो H2O होता है ना, HOH, इसमें एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, ये हाइड्रोक्साइड को अपनी तरफ खींचता है, तो ये अपने आप ही तोड़ेगा इसको, है ना। तो इस वाले में क्या बनेगा आपका? इस वाले में बनेगा जिंक ZnSO4 plus. प्लस H2O। अच्छा, अगला क्वेश्चन तुम लोगों को करना है, वो एक है ना, मैं लिख रहा हूं, तो तुम्हें दिमाग लगाना है वो क्वेश्चन होगा कैसे। कोई बोलेगा नहीं आंसर, है ना, प्लीज कोई बोलना मत, सबको दिमाग लगाने दो। तो क्वेश्चन है ये, एक सेकंड ना, मैं टाइप कर रहा हूं, आप लोग अपनी कॉपी में लिख लो इस क्वेश्चन को। तो an acid A reacts with a base B to form water and a white colored compound used in marbles, या फिर मार्बल जिसके बने हो, है ना। An acid A reacts with a base B to form water and a white color compound which is component of marbles कर लो, which is component of marbles। तो आपको बताना है identify A and B, identify A and B। आइडेंटिफाई ए एंड बी, सोचो क्या होगा ए और बी। एक एसिड है सर कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ, मतलब वो तो तुझे पता पड़ गया, मेरे को एसिड बेस पता कर रहा हूं। तो ए प्लस बी से आपका जो सॉल्ट है, देखो जैसे ही मार्बल वर्ड यूज है ना कैल्शियम और कार्बोनिक एसिड। सर CaOH और HCl। CaCO3 प्लस H2O। अब CaCO3 बनाना है ना। तो सर कैसे कैल्शियम बनवाओगे? प्लस कार्बोनिक एसिड। हाँ करेक्ट, तो आप ले लो कैल्शियम का तो हाइड्रोक्साइड ले लो और कार्बोनिक एसिड ले लो H2CO3। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2CO3 विल गिव CaCO3 प्लस H2O। लिख लो इसको, और अपने 10th क्लास में याद रखना, जहां पे भी मार्बल वर्ड यूज होता है ना, वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट फिट कर देना। कोई डाउट है किसी को इस इक्वेशन में? A प्लस बी CaCO3 प्लस H2O, कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। अच्छा, अब मैं आ रहा हूं नेक्स्ट रिएक्शन पे, तो वो है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। तो याद रखना, मेटल, इसको लिख लो अपनी कॉपी में, मेटल प्लस एसिड विल गिव सॉल्ट प्लस H2। जैसे मान लो कि जिंक प्लस HCl, तो ये आपका बनाएगा, देखो हाइड्रोजन को अलग निकाल दो और ये आपका बन जाएगा जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो Zn प्लस HCl विल गिव ZnCl2 प्लस H2। लिख लो इसको, इसका एक एग्जांपल लिख लो,
और फिर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, एल्यूमिनियम प्लस H2SO4, कोई बोलेगा नहीं, सॉल्व करो इसको। लिखो इस एग्जांपल को, लिखो पहले टॉपिक लिख लो रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, और मुझे नीचे लिख लो उसमें मेटल रिएक्ट्स विद एसिड, मेटल रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। पर हाइड्रोजन गैस का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये पॉपअप साउंड देता है, ये फ्यूल गैस में काम, फ्यूल गैस में काम आता है। याद रखना इस चीज को लिख लो। और दूसरे वाले का लिखो क्या आएगा, कंपाउंड क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। दूसरे वाले का क्या बनेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट सर, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला Al2SO4 होल थ्राइस, Al2SO4 होल थ्राइस प्लस H2। इसको बैलेंस करना है ना, मजा आएगा बैलेंस करने में। Al2SO4 होल थ्राइस प्लस H2। ये कैसे बना, किसी को डाउट है तो मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा तुम्हें, है ना। तो मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो आपका सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। H2 मतलब आपकी हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, तो आपका अगर आपको डाउट है कि आपका एल्यूमिनियम सल्फेट कैसे बना, तो Al और SO4 ये तो -2 होता है, इसकी वैलेंसी +3 होती है, तो ये मल्टीप्लाई होकर ये आपका बन जाएगा Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। और आज की लास्ट रिएक्शन है, हाँ पूछो सर अगर कैल्शियम, सिर्फ कैल्शियम को अगर कार्बोनिक एसिड से रिएक्ट करेंगे तो भी सर कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा? नहीं, एक्चुअली H2CO3 होता है ना यार, वो वीक एसिड होता है, तो उस केस में तेरा कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। ये कुछ एक्सेप्शन है यार केमिस्ट्री में, है ना। ये जो तुमने मुझे पूछ, एक्चुअली जो कार्बोनिक एसिड है ना H2CO3, वो तेरा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है, लाइक मैं वीक भी नहीं बोल सकता, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो उस केस में तेरा CaO बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो सर उसके लिए कैल्शियम कार्बोनेट के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेना पड़ेगा? कैल्शियम कार्बोनेट के लिए कैल्शियम, हाँ अगर तेरे को वो बनाना है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेना पड़ेगा, करेक्ट। ओके ओके सर। और लास्ट लिख लो आज का, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। तो मान लो कि एसिड मान लो HCl है, और मेटल कार्बोनेट का मतलब है जिसे आपका ZnCO3। तो मेटल कार्बोनेट में जिंक तो हो गया मेटल, कार्बोनेट हो गया आपका CO3। तो इसको अगर आप रिएक्ट करोगे तो ध्यान से देखना क्या बनेगा, आपका बनेगा सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2। अब कैसे बनेगा ध्यान से देखना, आपका HCl प्लस ZnCO3 है, तो इधर का तो आपको कैटायन उठाना है, इधर का आपको एनायन उठाना है, तो ये आपका क्या बनेगा ZnCl2 प्लस H2O प्लस CO2, है ना। जैसे मान लो मैं तुम्हें एक एग्जांपल और दूं, तो इसमें समझ लो फिर लिख लेना। जैसे मान लो कि मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस H2SO4, ठीक है, ये आया। सबसे पहले क्या करो, आप दो निकाल लो, क्या निकाल लो, H2O और CO2 निकल गया। अब जो आपका कार्बोनेट है उसका तो आप कैटायन ले लो, इधर का आप एसिड का एनायन ले लो, तो ये आपका बनेगा प्लस MgSO4, मतलब मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2O प्लस CO2, है ना। तो कोई तुम्हें पूछे कि इसकी जो बेसिक रिएक्शन है वो क्या है, तो वो है ये एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट। तो एसिड को अगर आप, तो बाइकार्बोनेट क्या होगा? मैं आ रहा हूं पहले ये तो लिख ले। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट हो जाएगा तुम्हारा सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2। और CO2 की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, है ना। ये CO2 की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। CO2 की दूसरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि CO2 फायर एक्सटिंग्विशिंग में काम आता है ना। अगर कहीं पे आग लग रही है तो CO2 उसको बुझाने के भी काम आता है, ये भी इसकी इंपॉर्टेंट बात तुम याद रखना। और सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2, है ना। तो इसको लिख लो अपनी कॉपी में कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो बाय कार्बोनेट मतलब मुझे नेक्स्ट क्लास में ही करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अभी तुम्हें 3-4 क्वेश्चन कराने, तो मैं बाय कार्बोनेट नेक्स्ट क्लास में ही लूंगा। बाय कार्बोनेट मतलब वो तेरा क्या बोलते हैं, एक सेकंड में आता हूँ, मैं लिख के ही बताता हूँ तुम्हें। एक तो हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, एक अपना बाय कार्बोनेट होता है। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट में क्या होता है, तेरा एक बीच में हाइड्रोजन आ जाता है, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया NaHCO3। तो या तो हाइड्रोजन कार्बोनेट आ जाएगा, या कार्बोनेट या बाय कार्बोनेट। तो कार्बोनेट बाय कार्बोनेट डिपेंड करेगा वैलेंसी क्या है, अगर बीच में हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो अब कुछ रिएक्शन में लिख रहा हूं, वो तुम्हें कंप्लीट करनी है। तो रिएक्शन से ये एल्यूमिनियम प्लस HNO3
इसको कंप्लीट करो। दूसरा है आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HNO3, इसको कंप्लीट करो। तीसरा है आपका LNO2 HNO3 प्लस Na2CO3, इसको कंप्लीट करो। और कोई बोलेगा नहीं, सब लोग कंप्लीट करो इसको। एल्यूमिनियम प्लस HNO3, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट। तो दिव्यांश बाइकार्बोनेट दिख रहा है देखो, कार्बोनेट ये क्यों होगा सर? ये इसकी वैलेंसी Na की वैलेंसी 2 है इसलिए। नहीं नहीं नहीं, Na की वैलेंसी 1 है रे। ये बोलने का तरीका है, इसको कुछ नहीं है, कन्वेंशन है। तो सर मुझे तो वैसे ही बाइकार्बोनेट देखो, जो पहला वाला है एल्यूमिनियम प्लस HNO3, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका हो रहा है मेटल प्लस एसिड। तो इसमें आपका क्या कंपाउंड बनेगा, इसमें आपका बनेगा एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम नाइट्रेट। AlNO3 थ्राइस आ जाएगा ये, और प्लस आ जाएगा आपका H2। ठीक है। दूसरा आपका न्यूट्रलाइजेशन है, आपका बेस प्लस एसिड है, तो इसमें भी आपका कंपाउंड तो सेम ही बनने वाला है, AlNO3 थ्राइस प्लस H2O बनेगा। और तीसरा आपका क्या है, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट। तो आपका इस केस में पहले तो 2 लिख लो, H2O प्लस CO2, और सॉल्ट आपका क्या बनेगा यहाँ पे आपका बनेगा सेम, यहाँ पे आपका NaNO3 बनेगा, सोडियम नाइट्रेट। इसको बैलेंस कर लेना, बैलेंस नहीं है इक्वेशन, पर ये आपके 3 रिएक्शन हमने आज पढ़ी। तो एक तो है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक है आपकी व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल, एक है आपकी व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट। तो कल हम लोग पढ़ेंगे व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, और उसके आगे मैं चालू करूंगा। तो अभी तो बहुत रिएक्शंस बाकी है ना। तो एक तो मैं तुम्हें स्लाइड भेज दूंगा, एक मैं तुम्हें क्विज भेज दूंगा। सर ये बाइकार्बोनेट रखने का ये क्यों लिखा है? भाई तेरी आवाज बड़ी अजीब आ रही है, या तो तू मुझे लिख के भेजना, क्या बोल रहा हूँ समझ नहीं आ रहा। सर ओके, ये अगर किसी को डाउट है बाइकार्बोनेट तो क्यों रुक जाओ, लिखते हैं सर? दिव्यांश आप रुक Na2CO जाओ, जिसको डाउट है वो रुक जाओ, वरना आप मीटिंग लीव कर सकते हो, है ना। सर इसको हेलो, कार्बोनेट भी तो लिख सकते हैं क्या? सारे सोडियम हाँ, अरे अरे कार्बोनेट। एक्चुअली ये कन्वेंशन है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ कन्वेंशन है। और ये मेरा ओके तो सर। थोड़ा कट रहा है। मैं तेरा 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 आंसर तेरे को लिख के भेज रहा हूँ, है ना। तेरा आंसर लिख के भेज रहा हूँ, ठीक है मेरे यहाँ सर। बहुत कट रहा है, लिख के भेज रहा हूँ मैं तेरे को, और सबको भेज रहा हूँ लिख के, है ना। अच्छा, और इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो। 3 रिएक्शंस हो गई, पीएच हो गया, और कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना आप मीटिंग लीव कर सकते हो, है ना। पता नहीं बहुत